हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एसजे एजुकेशन में आप लोगों का वेलकम है और आई होप आप सभी लोग एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जो हमारी सीरीज चल रही है वो है प्राचीन इतिहास की, और प्राचीन इतिहास की सीरीज में हम काफ़ी सारी वीडियोस को क्या कर चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। तो उसी श्रेणी में हम क्या है, उसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे। और आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है आदि ऐतिहासिक काल के बारे में। और आदि ऐतिहासिक काल के जो भीतर है वो है हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इस पे हमें बहुत डिटेल्ड में पढ़ना है, क्योंकि हमेशा इसमें से क्वेश्चन आया है और आता रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हमारे पास क्या है, इस ये काफ़ी थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, क्योंकि हमें इसको एक एक चीज़ों को डिटेल में समझनी है। इसलिए इससे रिलेटेड हमारे पास 4 या 5 वीडियोस बनेंगी, जिसको आपको क्या करना है, देखना है और समझना है। मैं उस तरीके से समझाऊंगा कि आपको इसमें इंटरेस्ट भी आए समझने में, और आप इसको क्या कर पाओ, इजीली अंडरस्टैंड भी कर पाओगे। पहले हम जो बात करेंगे वो है हम आधे ऐतिहासिक काल के बारे में, कि आधे ऐतिहासिक काल का मतलब क्या है। आधे ऐतिहासिक काल का मतलब होता है वो काल जिसमें हमारे पास क्या है, लिखित साक्ष्य है, बट हम उनको समझ नहीं पा रहे, मतलब उनको हम पढ़ नहीं पा रहे। मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैंने पहले के लेक्चर्स में भी आपको बताया है कि हमारे पास 3 काल है, प्रागैतिहासिक, आधे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब हमारे पास क्या होता है, ये वो काल है जिनमें हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास आधे ऐतिहासिक काल का मतलब ये वो काल है जहाँ पे हमारे पास लिखित साक्ष्य तो मौजूद है, बट हम उनको क्या करते हैं, समझ नहीं सकते। ठीक है, नॉर्मली आप अगर देखोगे कि सभी की लैंग्वेज सभी को समझ में नहीं आती है। जैसे मैं हिंदी मुझे समझ आती है, बट अगर उर्दू में कोई चीज़ लिखी होगी तो मैं उसको नहीं समझ सकता। उसी तरीके से जो उस समय की जो लैंग्वेज थी हमारे पास, जो हमें मिला था, लिपि जो हमें मिली थी, उसको हम क्या कर पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। तो जो लिखित साक्ष्य हमें मिला भी, उसको हम क्या कर पा रहे थे, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे। और ऐतिहासिक काल का मतलब हमारे पास क्या होता है, ये वो काल है जहाँ पे हमारे को लिखित साक्ष्य भी मिलेंगे और इनको हम समझने में भी समर्थ होंगे। तो हम आगे बढ़ेंगे इस सीरीज में। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि आदि ऐतिहासिक काल का मतलब क्या है। जैसे कि हमने 3000 ईसा पूर्व में अपने प्राग ऐतिहासिक काल को छोड़ दिया था, नवपाषाण काल के तौर पे। 3000 ईसा पूर्व में हमने उसको छोड़ दिया था। अब आधे ऐतिहासिक काल जो है 3000 ईसा पूर्व से शुरू होगा और 600 ईसा पूर्व तक ये काल चलेगा। इस काल में सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो हमें ध्यान में रखना और समझना है, वो है हड़प्पा सभ्यता। क्या होता है इसके बारे में वो अभी आगे मैं बताऊंगा आपको। हड़प्पा सभ्यता हमें इस आधे ऐतिहासिक काल में जो हमारा मेन इम्पोर्टेंट है उसको समझना है। बट यहाँ पे आप देख रहे होगे कि हड़प्पा सभ्यता के आगे मैंने क्या लिखा है, 2500 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इससे पहले की भी तो है, 3000 से लेके अगर मान के चले 2500, तो इससे पहले की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास क्या होगा, उसको हम बोलते हैं प्राई हड़प्पा सभ्यता, प्रो हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, और इसके बारे में मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगा भी आपको और समझाऊंगा भी कि इस समय में क्या था। और उसके बाद जो है हमारे पास 1750 से लेके 600 ईसा पूर्व तक, इसके बारे बीच में भी क्या चल रहा था उसके बारे में भी आपको समझाऊंगा। बट आपको पहले ये समझना होगा कि जो आदि ऐतिहासिक काल है उसको हम कनेक्ट कैसे करेंगे पीछे प्रागैतिहासिक काल से। नॉर्मली नवपाषाण काल में मैंने बताया था आपको, होमोसेपियंस क्या कर रहे थे, धीरे धीरे बस्तियों का क्या करने जा रहे थे, निर्माण करने जा रहे थे। उसी की जो थोड़ी सी विकसित रूप है वो हमें क्या मिलेगा, इस समय में देखने को मिलेगा। जैसे बस्तियों में अगर हम देखें तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि बुर्ज होम में क्या मिल रहा था, गर्त में, मतलब गड्ढे खोद के रहने का हमारे को साक्ष्य मिल रहा था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोग क्या करने लग गए हैं,
बस्तियां बनाने लग गए हैं, बट बस्तियों को क्या करा है, थोड़ा सा अपग्रेड करा है। अपग्रेड करने का मतलब अब यहाँ पे ईंटों का इस्तेमाल होने लग गया है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, ये एक नगरीय सभ्यता थी जिसमें हमारे को भिन्न भिन्न तौर के नगर, भिन्न भिन्न जो स्थल हैं वो नगर के तौर पे दिखती हैं, इसलिए इसको नगरीय सभ्यता कहते हैं। और इसी को हम हड़प्पा सभ्यता को ही क्या हम कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे पे था, इस वजह से इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि हड़प्पा सभ्यता क्या है और सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। ये इंट्रोडक्शन है, हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और जो है नेक्स्ट वीडियो से हमारी क्लासेस शुरू होंगी कि हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या चीजें हम कवर करते हुए धीरे धीरे क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसमें 3 या 4 वीडियोस लग सकती हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप उन सभी को देखें और समझें और कनेक्ट करने की कोशिश करें। तो ये मानव विकास का ही आपको रूप मिलेगा, जो नवपाषाण काल से अब यहाँ पे क्या आ रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता में आ रहे हैं। तो इसमें काफी सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, और जिसको आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रमुख विशेषता की बात करें तो बहुत सारे हमारे को क्या है, इसकी विशेषताएं दिखती हैं, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उन विशेषताओं में से मतलब ये मैंने प्रमुख विशेषता लिखी है, बट हमें क्या करना है, एज अ जैसे आपको पॉइंट वाइज दे रखा है, इसी तरीके से हमें क्या करना है, समझना है। और आगे जो हम पढ़ेंगे वीडियोस में, वो इन्हीं पॉइंटों के बेसिस पे पढ़ेंगे। जैसे ये हमारे पास है, इनके बेसिस पे हम पढ़ेंगे आगे वीडियोस में। यहाँ पे प्रमुख विशेषताएं में पहले हम बात करें अगर, तो हमारे पास स्थान, बहुत सारे ऐसे स्थान मिले हैं हमें हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता से रिलेटेड, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे एक हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, चन्हूदड़ो हो गया, बनवाली हो गया, धौलावीरा हो गया, सुतकोतड़ा हो गया, और देखिए यहाँ कई सारे, जैसे कि रोपड़ हो गया। तो आप इन सभी को क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। हर एक स्थल इम्पोर्टेंट है, इसलिए हर एक स्थल को मैं इंडिविजुअली समझाऊंगा और अच्छी चीजें समझाऊंगा कि वहाँ पे हमें क्या क्या चीजें मिली, और उन चीजों से हम क्या क्या चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो स्थान के बारे में हम पढ़ेंगे पहले, कौन कौन से स्थान थे और उनकी विशेषताएं क्या थी, वहाँ पे क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, कौन कौन से उपकरण मिले हैं, और हम उन उपकरणों और साक्ष्य के आधार पे उस समय की चीजों को कैसे समझ सकते हैं। जैसे मैंने पहले की वीडियोस में भी आपको बताया है कि अगर हमें कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, तो उस साक्ष्य की एज निकालने के लिए हम कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं, जिसको यहाँ पे C14 कहा जाता है। तो इसको आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। उसके बाद हमारे को नगर की योजना की भी झलक मिलती है, मतलब जैसे कि मैंने पॉइंट डाल दिए हैं यहाँ पे, शहरों की रचना सुनियोजित थी, सड़क का जाल था, घर पक्की ईंटों के बने होते थे। मतलब यहाँ पे विकास बढ़ा था, जो शहर थे उसको सही ढंग से क्या करा गया था, बनाया गया था। सड़कों को अच्छे तरीके से बनाया गया था, एक दूसरे से मिला के। उसके बाद घर जो थी वो पक्की ईंटों की बनी हुई थी। तो ये हमें समझ में आता है कि इस समय में नगरीय योजना कैसी थी इनकी, जब भी इतने सुनियोजित, मतलब इतनी प्लान्ड तरीके से क्या करा गया था, शहरों का निर्माण करा गया था। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जो हमारे को वहाँ पे इमारतें मिली, किस किस टाइप की इमारतें थी, उनका यूज क्या क्या था, ठीक है। और भी चीजें हम जानेंगे कि उनकी हाइट, उनके साइज, इन सब चीजों में, इन सब चीजों से हमें क्या पता चलता था उस समय के बारे में। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है धार्मिक जीवन। उनका धार्मिक जीवन क्या था, कई स्थलों पे कई साक्ष्य मिले हैं जिनसे हमें लगता है कि वहाँ पे कई ऐसे स्थल थे जो कि पूजा स्थल थे, जहाँ पे क्या है, मूर्तियां रखी हुई थी बहुत सारी। तो उनको
एज अ मंदिर के तौर पे हमने क्या करा था, समझने का प्रयास करा था। तो कई सारे पूजा स्थल मिले थे, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, धार्मिक जीवन को भी पढ़ने का क्या करेंगे, इसमें प्रयास करेंगे। उसके बाद राजनीतिक जीवन की बात करें, तो राजनीतिक जीवन की हम बात करें तो ये किसी केंद्रीय शासन से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। मतलब साक्ष्य जो मिलते हैं वो लगता है कि किन्हीं केंद्रीय शासन से जुड़ी हुई है, बट पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है कि इनको कोई सुनियोजित ढंग से कोई कंट्रोल कर रहा था, मतलब कोई इन पे सुनियोजित ढंग से शासन कर रहा था। तो ऐसा कोई भी वो नहीं मिलता है। हाँ, हालांकि यहाँ पे व्यापार, कृषि वगैरह की अधिकता दिखेगी आपको, तो उससे ये लगता है कि उस समय के लोग थे, इन पे नॉर्मली जो व्यापारी लोग थे उनका शासन अधिक था। तो इससे थोड़ी सी चीजें क्या होती हैं, स्पष्ट होती हैं। बट ऐसा कोई हमारे पास प्रॉपर स्पष्ट जानकारी नहीं है कि यहाँ पे कोई कंट्रोल कर रहा था सुनियोजित ढंग से, नियोजित ढंग से कोई भी कंट्रोल कर रहा था, इसके हमारे पास साक्ष्य नहीं मिलते। तो राजनीतिक जीवन भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक जीवन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या था, इस समय में वर्ण विभाजन का भी हमारे को कुछ साक्ष्य मिलता है। वर्ण विभाजन का मतलब कि योद्धा, विद्वान, व्यापारी और श्रमिक के तौर पे क्या कर रखा था, वर्णों में लोगों को विभाजित कर रखा था। आप समझ गए होंगे, जो कास्ट सिस्टम है उस तरीके का इस समय में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हमारे पास सिंचाई और कृषि के बारे में बात करेंगे कि सिंचाई के साधन क्या थे, मुख्य फसलें क्या थी, जैसे गेहूं, जौ, खजूर, ये सब आपको क्या होंगे, मुख्य फसलों में देखने को मिलेंगे। तो हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे कि उस समय में सिंचाई की व्यवस्था क्या थी, और ऊपर से कृषि में कौन कौन सी ऐसी फसलें थी जिनका उत्पादन सबसे अधिक किया जाता था। अब यहाँ पे देखेंगे आप व्यापार, तो व्यापार में कई सारी चीजों का व्यापार किया जाता था, जैसे अनाज हो गया, मुहरे हो गई, मनके हो गए, इन सब के बारे में हम पूरी तरीके से डिटेल से पढ़ेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब जब क्या है, आप थोड़ा सा सोचेंगे कि व्यापार अगर हो रहा है तो व्यापार के लिए क्या होगा, व्यापार के लिए, व्यापार का मतलब ये क्या करेंगे, निर्यात भी करेंगे, कई वस्तुओं को क्या करेंगे, निर्यात भी करेंगे। और निर्यात करने के लिए किन चीज कहाँ किस जगह का इस्तेमाल करेंगे, बंदरगाह। तो इस समय में कई ऐसे स्थल थे जिनको एज अ बंदरगाह के तौर पे जाना जाता है। बंदरगाह के तौर पे इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये जो हमारे को सभ्यता मिली है वो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के पास मिली है। और आप ज्यादातर इनकी जगह के बारे में अगर जाने तो ये हमारे को पाकिस्तान के कुछ प्रांत में मिलते हैं, कुछ गुजरात में के पास मिलते हैं, कई सारे राजस्थान के पास मिलते हैं, तो ये लगभग अरब सागर के पास मिलते हैं। तो वहाँ पे बंदरगाह भी थे जिनसे जिनके बारे में हमारे को जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद जब ये हम बंदरगाह के बारे में या अन्य जानकारी के बारे में पढ़ लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे पतन के कारण के बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए। इनके पतन का कारण क्या था, कई लोगों का मानना है कि आर्यों के द्वारा आक्रमण किया गया, इसकी वजह से इनका पतन हुआ। कईयों का संदेशा है कि नदी के मुड़ने के कारण इनका वो हुआ। कईयों को बाढ़ बोला जाता है कि बाढ़ की वजह से इनका पतन हुआ। कईयों का जलवायु परिवर्तन की वजह का बोलना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से इनका पतन हुआ। तो हमें इन सभी चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है और अच्छे से समझना है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप कोई भी वीडियो मिस मत करना और इसको अच्छे से समझेंगे और इसको अच्छे से कनेक्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हम हड़प्पा सभ्यता जो अभी आने वाली वीडियो है उनमें हम समझने की कोशिश करेंगे और आपको अच्छा इंटरेस्ट भी आएगा, आपको समझ में आएगा पीछे की चीज़ें कैसे धीरे धीरे डेवलप हुई और हम कितनी तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं उन सब चीज़ों को परिवर्तन करते हैं। तो इस तरीके से हम पूरे
हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। तो इस सब को ध्यान क्षेत्र में उनके जो मैप ऐसी संभावना कुछ जगह की मशीन कई सारी मूर्तियाँ एक हिस्से में रखी हुई थी। एक हिस्से के ऊपर एक इमारत को रखी हुई थी जिसको हम पहले सोचे उसको पहले पूरा स्थान मान के चलते। उसके बाद राजनीतिक जीवन में कोई भी ऐसा शासन नहीं था जो सभी चीज़ों को इतना करना कंट्रोल करता। इसलिए राजनीतिक जीवन के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। उसके बाद सामाजिक जीवन जैसे भूगोल में विभाजित था, जनता की तनाव व्यापारी स्थानीय। उसके बाद इसमें कई सारी प्रजातियाँ हैं सामाजिक जीवन में बात करें कई सारी प्रजातियाँ जैसे जंगली प्रजातियाँ स्ट्रीम लाइट रहती है सामाजिक जीवन व्यापार कई सारी चीज़ों को थोड़ी सी चीज़ें जो मैंने आपको चीज़ें मिल जाती है ऐसी मिले जिन पे कई पुरातत्व मिलों का कहने की क्षमता और कुछ का कहना कुछ और है। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ें इसको समझने का प्रयास करेंगे। मेरे नज़रिए से ये इतना करेक्ट है और ये जो पुरातत्वविद है ये जो बोल रहे हैं उनके नज़रिए से इतना करेक्ट है। तो जब आप चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो तब हिस्ट्री आपके लिए इजी हो जाता है, वरना वो वैसे को वैसे ही आपको क्या करेगा, परेशान करेगा। नॉर्मली हम देखते हैं कि हम पढ़ लेते हैं कि ये युद्ध हुआ और इतने से हमें समय में होगा। जैसे इतने समय का मतलब यहाँ पे क्या है, आप उसको रटने का प्रयास करते हो। रटने का प्रयास करोगे हिस्ट्री में नहीं करते हैं। हिस्ट्री में हमेशा समझने की कोशिश करते हैं कि इस समय में अगर ये युद्ध हुआ तो युद्ध होने का कारण क्या था। अगर आप कारण ढूंढ लेते हो कि इस युद्ध का कारण ये था तो आप समझ जाओ
हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एसजे एजुकेशन में आप लोगों का